गर्व मुझे है कि ये दानिश सिद्दीकी के नाम से अवार्ड है। और बहुत अच्छी बात यह है जिसका जिक्र इरफान हबीब साहब ने भी किया, और जब जैन जी ने भी मुझे कॉल किया था कि आपका नाम चयन हुआ है, और इरफान हबीब साहब ने भी, तो मैंने पलट के एक ही बात कही थी, शायद दोनों को याद होगा, कि इस दौर में बहुत जोखिम का काम है कि आप दानिश के नाम से अवार्ड दे रहे हैं, जब लोग नाम लेना भी ज़रूरी नहीं समझते। विपक्ष के लोग बिल्किस बानो के नाम पर ताला लग जाता है जब जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई और हत्यारे, कातिल, दरिंदे, वहशी, बलात्कारी बाहर आते हैं। ऐसी लंबी लिस्ट है जब नाइंसाफ़ियों पर लोग चुप्पी साध लेते हैं, कुछ बोलना कबूल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो पार्टी चुनाव लड़ने गुजरात जाती है, उस पार्टी के एक नुमाइंदे से जब पूछा जाता है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, बिल्किस पर चुप रहते हैं, तो वो स्कूल और अस्पताल की बात करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दौर क्या है, कि जो सब कुछ सामने दिख रहा है उस पर भी बोलने से आप परहेज करते हैं। तो हमारी क्या बिसात अगर हम एक पत्रकार हैं, और मैं तो यूट्यूब पर हूँ, तो मैं मानता हूँ कि सिंगल यूनिट हूँ, मेरे साथ 2-3 युवा साथी हैं, सबकी औसतन उम्र 19 से 22 साल है, उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है। तीनों की उम्र जोड़ दूँ तो 5 ही 7 साल का फ़र्क है, इतना फासला है। लेकिन जब हम जैसे लोग क्या अकेले कर सकते हैं, जब सत्ता प्रतिष्ठान के सामने इस दौर में जो स्थितियां बनी है उसमें बड़े बड़े लोग बोलने से कतराते हैं और चुप रहते हैं। बात किसान की, चूंकि किसान ट्रस्ट ने मुझे इस लायक माना, किसानों से मेरा रिश्ता इस किसान आंदोलन के दौरान बना, और मैं आज कहूँ कि 25-27 साल दिल्ली के अलग अलग चैनलों में, देश के चैनल में रहते हुए, मैनेजिंग एडिटर रहते हुए, एक विशाल न्यूज़ रूम को लीड करते हुए वो दौर देखा। लेकिन मेरी ज़िंदगी का हासिल वो 13 महीने हैं, जो 13 महीने मैंने दिल्ली की सीमाओं पर गुजारे, चाहे वो टिकरी बॉर्डर, चाहे सिंघू बॉर्डर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर, चाहे पश्चिमी यूपी हरियाणा या किसी इलाके का कोई गांव, जहां किसान अपने आंदोलन के अंजाम के लिए आगाज के बाद से लगातार चिंतित और परेशान थे। मेरी पूंजी वो किसान हैं जिन्होंने बेशुमार मोहब्बत दिया मुझे। छोटी सी 2-3 कहानी सुनाकर बात खत्म करूंगा, क्योंकि पत्रकारिता और बाकी चीज़ों पर बहुत लोग जो कह चुके हैं 100% मैं उससे सहमत हूँ। 3-4 छोटी कहानियाँ, और इससे समझिए कि हम बहुत अहम बात कही रूपरेखा वर्मा ने, कि हम सब लोग कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। फर्क यह है कि आज इस काम को बड़ा माना जा रहा है, जो दरअसल किसी भी नागरिक का, किसी पत्रकार का, किसी एक्टिविस्ट का दायित्व है, न्यूनतम दायित्व है। दायित्व में भी मैं न्यूनतम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, विरोध, प्रतिरोध और गलत को गलत करना, न्यूनतम। हम लोग कॉलेज के दिनों से ये जानते समझते रहे, ये हमारा दायित्व है, और ये दायित्व, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहें या अभिव्यक्ति की आज़ादी। 4 छोटी कहानियाँ जिसने मुझे ज़िंदगी में इतनी ताकत दी कि हज़ारों लोग भी अगर गालियाँ देते हैं और कहीं भीड़ में भी घिर जाऊं, तो मैं याद करता हूं कि लोग इतने मोहब्बत करते हैं, शायद उनकी दुआओं में कोई असर होगा कि इस भीड़ से भी मैं बचकर आऊँगा। बार ऐसी भीड़ में मैं घिरा भी हूँ। करनाल में मैं किसान आंदोलन के दौरान शूट कर रहा था, कोई महापंचायत थी, किसान हताश भी हो रहे थे कई बार। हौसला बहुत था कि हम बिना लड़े जाएंगे नहीं, बिना जीते जाएंगे नहीं, बिना कृषि कानून को वापस लिए जाएंगे नहीं। लेकिन एक भीतर से एक चिंता भी होती है कि कब तक बैठेंगे। मैं जगह जगह घूमकर उनकी जनपंचायतों में जाता था। करनाल में मैं कुछ शूट कर रहा था, सारे किसान नेता वहाँ थे, जो भी किसान मोर्चे के नेता थे, और एक अनाज मंडी में बहुत बड़ी भीड़ थी, 10,000-8,000 किसान थे। एक अच्छी चीज़ ये हुई मेरी ज़िंदगी की पूंजी, कि जहाँ भी गया इतनी मोहब्बत, इतने लोग पहचानते हैं कि लगता है कि मैं, बुद्धिस्ट कहते हैं रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म। तो मैं मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो गया 2020 के आखिरी महीने में। 26 नवंबर को किसान दिल्ली की तरफ आए थे। 30 नवंबर वो तारीख थी जब गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की मोर्चेबंदी मजबूत हुई थी। 28 नवंबर वो तारीख थी जब वीडियो तो मैं देख रहा था कि किसान दिल्ली की तरफ चल पड़े, टियर गैस, वाटर कैनन, लाठी, डंडे, सब कुछ का सामना करते हुए। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर देख रहा था, लेकिन भीतर एक झिझक थी कि मैं इसको कवर कैसे करूंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा। चैनल में होते हैं तो आपके पास बहुत संसाधन होते हैं, और एडिटर होते हैं तब तो संसाधनों की जमात आगे जाती है, आप पीछे से आते हैं गाजे बाजे के साथ। 4 OB, 14 रिपोर्टर और 4 गेस्ट रिलेशन।
लेकिन जब आप वन मैन होते हैं तो बहुत तरह के संकोच होते हैं। तो हुआ ये कि 5-7 मिनट टाइम तो होगा, मैं हुआ ये कि 26 नवंबर को एक वीडियो डाला मैंने। मेरे घर में कुछ दोस्त आए हुए थे, 26 या 27 वो तारीख थी, और कुछ खाना वाना हमने बनाया। वो वीडियो मैंने ऐसे ही डाला, कुछ लिट्टी वगैरह कुछ बनाया, ऐसे डाला फन में। किसी ने नीचे एक कमेंट किया कि वहाँ किसान धरने पर बैठे हैं, भूखों मरने की नौबत हो सकती है और तुम घर में लिट्टी खा रहे हो, लानत है तुम पर। वो मुझे उस कमेंट ने इतना विचलित और बेचैन किया कि मुझे लगा हाँ ये तो गुनाह है। और उसके बाद मैं पता करना शुरू किया कहाँ कहाँ है, और उसके बाद गाजीपुर और जहाँ भी आगे शुरुआत हुई। लेकिन वापस लौटता हूँ करनाल। उसके बाद मैं कभी घर में रहा नहीं, चाहे सुबह रात दोपहर बारिश तूफान, सारे वीडियो में दर्ज हैं। मैं कुछ कहूँ तो रिपीट होगा। मैं सिर्फ उस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि जो मोहब्बत मुझे मिली सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उनकी आवाज़ को जगह नहीं मिल रही थी, या उनकी आवाज़ को देशद्रोह की आवाज़ या सत्ता के खिलाफ चुकी आवाज़ थी, सत्ता से प्रतिरोध की आवाज़ थी, इसलिए उनमें तमाम खामियां खोजी जा रही थी। इसलिए उन्हें लग रहा था कि कोई तो उनकी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो उसी तरह की पत्रकारिता कर रहे थे। सौरभ मुझे सामने दिख रहा है NDTV का, बगल में सरप्रिया सांगवान BBC। बरं, तो करनाल में मैं जब हजारों की उस भीड़ को शूट, अच्छा एक चीज होती थी मोहब्बत में, कई बार मोहब्बत में भी चेहरा छुपाना पड़ता है। मैं मास्क लगाता था, वीडियो में कभी नहीं। बहुत लोग कहते थे कि आप अपनी सेहत की चिंता करिए, कोरोना होगा, कोविड होगा, आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है। मैं वीडियो में नहीं लगाता था, अनकंफर्टेबल खांसी और कुछ मुझे और प्रॉब्लम है इसकी वजह से। लेकिन किसानों की भीड़ में कई बार लगाता था, सिर्फ इसलिए कि पहचाना ना जाऊं, सिर्फ इसलिए कि मुझे काम करना होता था। और इतने लोग आकर हक करते थे, प्यार करते थे, किस करते थे कि अब उसमें फंस जाता था कि मैं काम करूं या इनकी मोहब्बत में कुर्बान हो जाऊं। तो मैं कई बार मास्क लगाता था, तब भी 50 लोग आते थे, आप तो अजीत अंजुम है, कितना भी छिपोगे आप छिप नहीं सकते। तो क्या हुआ, करनाल में मैंने शूट किया और उसके बाद हम लोग चूंकि सिंगल यूनिट है, कहीं रिकॉर्ड करके और उसके बाद एडिट करके अपलोड करना पड़ता है, नेटवर्क खोजना पड़ता है। उस मंडी के सटे हुए, मंडी के परिसर से सटा हुआ एक सरकारी सा कोई दफ्तर था, शायद मंडी परिषद का होगा, कुछ भी, जो बंद था। उस परिसर में गया, 2-3 बाइक लगी थी और मैं वहाँ वीडियो एडिट करने लगा जल्दी जल्दी अपलोड करने के लिए। तभी एक 75-80 साल की उम्र के सरदार जी आए, और ये सारे मेरे वीडियो में हैं, मतलब यूट्यूब पर नहीं डाला क्योंकि इमोशनल मोमेंट था। सरदार जी आए और उसके बाद आके बोले आप अजीत अंजुम हैं? मैंने कहा हाँ। लपक के वो मुझे ऐसे मिले, मुझसे 25 साल उम्र में बड़े होंगे, आज याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। और मिले तो मैं भी मिला उसी गर्मजोशी से, और मिलते ही सेकेंड्स भी नहीं हुआ होगा कि फभक कर रोने लगे। जब रोने लगे तो मैंने महसूस किया कि उनके जिस्म से कुछ जुम्बिश है, कुछ धड़कन है, कुछ विचलन है, कुछ परेशानी है। तो मैं दूर हटा और उनका चेहरा देखा कि हो क्या रहा है। दाढ़ी और चेहरे पर जो था उसमें आंसू, उनके आंखों से सीधे आंसू टपकते हुए उनकी दाढ़ी तक आ रहे थे। और उन्होंने जो शब्द कहा, उन्होंने कहा कि जब सारे लोग हमें खालिस्तानी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, आप करनाल तक आकर कवर कर रहे हैं, मैं आपका हर वीडियो देखता हूं और आपको ऊपर वाले की दुआ मिले, और हम रोज आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, कोविड में अपना ख्याल रखिएगा। और साथ में बताया कि मेरे 2 बेटे फौज में हैं, एक गलवान वैली के इलाके में पोस्टेड है और एक कश्मीर में कहीं है। और उसके बाद भी हमें अगर खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाता है तो हम समझ सकते हैं। और करीब करीब 5 मिनट तक ना उन्होंने मुझे छोड़ा ना मैंने उन्हें छोड़ा, क्योंकि वो सहज ही नहीं हो रहे थे। उसके बाद खैर हमने उनसे 1-2 मिनट बात की, उसके बाद वो कहीं गए, फिर पूरे परिवार को लेकर आए, फिर सबसे मिला। ऐसी एक दूसरी घटना, गाजीपुर बॉर्डर में किसानों का प्रदर्शन जब लगा कि अब खत्म हो सकता है, 26 जनवरी की घटना के बाद, जयंत जी के पिता चौधरी अजीत सिंह, जिनके बारे में मैं गवाह नहीं हूँ संवाद का, लेकिन जयंत जी जानते होंगे, जब लगा कि सत्ता प्रतिष्ठान किसानों को यहाँ से समेट सकता है, साजिश और तैयारी पूरी थी कि किसानों के आंदोलन की वो आखिरी शाम हो। एंकर्स की तरफ से कह दिया गया था कि गाजीपुर बॉर्डर की आखिरी शाम है। वो एंकर्स, वो चेहरे जो पूरे आंदोलन के दौरान गायब थे, जो अपने स्टूडियो में होते थे मेकअप के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ, और किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही और देश विरोधी और
पता नहीं क्या क्या बहकाए गए भड़काए गए लोग, जो ऊपर से नैरेटिव मिलता था उसी के हिसाब से तमगा देते थे। उनमें से बहुत सारे एंकर्स उस दिन गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे 28 की शाम, और मेरे लिए बहुत दुखद था ये देखना कि अचानक वो सब चेहरे वहां डोमिनेट कर रहे हैं और मैं उस आंदोलन को बिखरता हुआ देख रहा हूं, जिसे मैं मानता था कि वो लोग हैं जो अपने हक की आवाज के लिए बैठे हैं। इससे तय नहीं होगा कि वो मुट्ठी भर लोग हैं, वो चंद हजार लोग हैं, वो 130 करोड़ के मुल्क में 20 करोड़ 10 करोड़ 40 करोड़ हैं या नहीं। लोकतंत्र में मतलब होता है उसके नंबर से नहीं होता है, प्रतिरोध की आवाज से होता है, जैसा कि जज साहब कह रहे थे। लेकिन यहां सब कुछ चूंकि नंबर गेम है, तो आप ये बताने लगते हैं कि बिहार का है क्या, बंगाल का है क्या, राजस्थान का है क्या, आबादी तो इतनी है, देश में इतने करोड़ किसान हैं, ये चंद किसान क्यों बैठे, हालांकि फिर भी वो चंद किसान नहीं थे। तो वहां मुझे बेचैनी हुई कि अब क्या होने वाला है। लेकिन खैर उसके बाद राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकले, चौधरी अजित सिंह से उनका संवाद हुआ, पता नहीं क्या हुआ कि रातों रात किसानों के जत्थे गाजीपुर बॉर्डर पर आ गए और पूरी रात में भी हुआ था। और सुबह मैं जब देखा कि किसान आ रहे हैं, तो कई बार किसी लड़ाई में होता है कि लगता है आप हार रहे हैं या आपको लगता है कि इनको जीतना चाहिए। जब वो हारता दिखता है तो आप दूर रहकर भी, यहां कोई कह सकता है कि आप पत्रकार थे या एक्टिविस्ट थे, नहीं, मैं पत्रकार था, लेकिन मैं उनकी लड़ाई के हक में था, क्योंकि वो लड़ाई सत्ता प्रतिष्ठान से लड़ रहे थे, वो लड़ाई उस कानून के खिलाफ लड़ रहे थे जिस कानून को गलत तरीके से थोपा गया, जिस कानून पर कोई राष्ट्र में देश में किसी तरह का विचार विमर्श नहीं हुआ, जिस कानून को राज्यसभा में धक्का मुक्की करके वॉइस वोट से पास किया गया। मुझसे ज्यादा जानकार यहाँ लोग बैठे, तो इसलिए मैं उनके साथ था कि हाँ, इनकी आवाज जानी चाहिए, जो तय हो वो लोकतंत्र के तौर तरीकों से। खैर उसके बाद किसानों के जत्थे आए और उसके बाद अचानक वहां का परिदृश्य बदल गया। ऐसा बदला कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक किसानों के जत्थे थे। वो सरकार हिली जो सरकार मानती है कि सर्वशक्तिमान विश्वगुरु की सरकार है, जिनके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं अगर उस सत्ता के साथ कदम ताल करते नहीं हैं तो। और 95% 90% मीडिया के लोग सत्ता के साथ कदम ताल और पादुका पूजन कैसे करते हैं मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन हुआ ये कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, 2 ही दिन बाद शायद, फिर वहां बड़ा मजमा था, जो महफिल या जो मजमा, जो कारवां बिखर रहा था, उस कारवां में फिर काफिले जुड़े और वो कारवां बहुत बड़ा हुआ। तब मंच पर कुछ किसान नेता थे, आगे 500-700 मीटर तक हजारों किसान थे, और मेरी टीम के 2 साथी मंच पर आगे शूट कर रहे थे, और मैं बीच में बैरियर लगा था, 3-4 बैरिकेडिंग थी, उसके इस पार था, क्योंकि सिर्फ मैं देखना चाहता था क्या होता है। तभी मुझे लगा कि मंच पर कुछ हलचल हो रही है, तो मैं सुनने के लिए मैं जाने की कोशिश किया, कैसे करूं, भीड़ बहुत है। तो मुझे एक ख्याल आया कि मैं मास्क हटा दूं तो मुझे रास्ता मिल जाएगा। उस भीड़ में सिर्फ मैंने मास्क हटाया और उसके बाद ऐसे रास्ता मिला, सब किसानों ने बहुत गर्मजोशी से, और मैं मंच तक पहुंचा। लेकिन अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मेरी जिंदगी की पूंजी है, जो मैंने कहा, और ये इतनी बड़ी पूंजी है कि कल को 6 महीने जेल भी जाना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए मेरी यादें हैं जो मुझे ताकत और हौसला देती है। जब मैं वहां पहुंचा बैरिकेडिंग के सामने, तो सामने बैरिकेडिंग है, बीच में जैसे ऐसे होता है, यहाँ 40 कैमरामैन फोटोग्राफर, चूंकि वो आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, जिस आंदोलन को बिखरने की कामना लेकर एंकर्स उछल और मचल रहे थे, उस दिन वो कोई एंकर, कोई चेहरा वहां नहीं था। उस दिन फिर वो लोग थे जो उस आंदोलन को लगातार कवर कर रहे थे, क्योंकि एंकर्स के लिए वो मातम की शाम थी, जश्न की शाम 2 दिन पहले थी, जब लगा कि आंदोलन खत्म है। बहरहाल तो वहाँ भीड़ में मैं ऐसे खड़ा हुआ, सामने बैरिकेडिंग है, मंच है, बीच में कैमरामैन है, मैं ऐसे सिर्फ देखने की कोशिश कर रहा था कि आवाज़ सुनी हो क्या रहा मंच पर। तभी पीछे से किसी ने ऐसे नीचे 2-3 बार मेरे पैर में ऐसे किया। नीचे लोग बैठे थे कतार में, सड़क पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, हाईवे पर, 1000 मीटर या 500 मीटर तक। तो मुझे लगा कि किसी को दिक्कत हो रही होगी, शायद व्यू उनका बाधित हो रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ। तो मैंने पलट कर देखा तो एक सरदार जी थे, उनकी भी उम्र 60-70 साल होगी। एक पैर कंधे से कटा हुआ था, एक बैसाखी उन्होंने रखी हुई थी, कंधे से नहीं, जांग से। तो मुझे समझ में आ गया कि उनका पैर कटा हुआ, बैसाखी रखी है और इनको देखने में दिक्कत हो रही है। मैंने झुक के कहा मैं हट जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं हटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप मेरे कंधे पर पैर रखकर उस तरफ जाओ। तो मैंने कहा कि मुझे उधर नहीं जाना है, मेरी टीम वहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बैठो। और मैं थोड़ा सा हट गया, 20-30 सेकंड 40 सेकंड, वो फिर उन्होंने ऐसे कहा।
फिर कहने मैं चाहता हूं अब मेरे कंधे पर जाकर उधर जाओ, वाहेगुरु का मेहर होगा, आप जाओ उधर, मेरे कंधे पे पैर रखो। मैं बैठ गया उनके बगल में और मैं बैठा ही रहा 20 मिनट तक, उनसे कुछ कुछ बातें करता रहा। वो उत्तराखंड के तराई इलाके से आए थे। ऐसी इतनी कहानियां मेरे पास है जो मैंने महसूस की है, और वो कहानियां मुझे इतना संबल, इतना ताकत देती है, जो इस दौर में तमाम आलोचनाएं, गालियां, ट्विटर पर ट्रोल किया जाना, अगर मैं ट्विटर देखता तो रात में विलियम टेन या ऐसी नींद की दवा खा के सो जाता, लेकिन मैं उन किसानों के चेहरे देखता था तो मेरा हौसला बढ़ता था। एक मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर पहला वीडियो है जिसमें मैं वेस्ट यूपी के किसी गांव में जा रहा था, गन्ने के खेत में एक किसान, वो वीडियो मेरे ट्विटर पर लगा हुआ है कि भटक गया रास्ता जो गांव में पूछ रहा था, किसी से पूछता हुआ कहीं जाता था। एक किसान खेत में गन्ना काट रहा था, 2-3 लोग थे, ट्रैक्टर लगा हुआ था, गन्ने काटे भी जा रहे थे, ट्रैक्टर पर लोड हो रहे थे। तो मैंने किसी को भेजा, जरा पूछो फला गांव किधर है, तो गया पूछने। तभी तक उस किसान ने मुझे देखा और मुझे लगा कि मेरी टीम से जो पूछने गया शायद समझा नहीं पा रहा है कि हमें कहाँ जाना। मैं गया उतर कर, मुझे देखते ही उसके चेहरे जो खिले, और उसके बाद वो कहने लगे कि मैं तुम्हारा वीडियो रोज़ देखता हूँ, मैं तुम्हारा वीडियो रोज़ देखता हूँ। वो वीडियो मेरे ट्विटर पर पड़ा हुआ है, और उनके 5 उंगलियां सलामत नहीं, सलामत मतलब जैसे होता है खेत में लगातार काम करते हो जो हालत थी, पुरानी सी खुरपी, शर्ट मैंने देखी गौर से ट्विटर पर, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, फैक्ट चेक का जमाना है, लोग बोलते हैं चूंकि इस दौर में ऐसा होता है ना, वो झूठ भी बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ भी बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तो झूठों के सरताज इस देश में बहुत है, इतना झूठ बोलते हैं कि कई बार सच में भी मिलावट लगती है, इसलिए मैं वही बात करता हूँ जो मेरे वीडियो पर है। बारह तो उसमें उसके बाद जो उन्होंने बात की और कहा कि मैं तुम्हारा वीडियो रात में 2 घंटा देखता हूँ, मैंने कहा कैसे देखते हो, फिर जो भी उन्होंने बताया वो फिर मैं कर रहा हूँ वो ट्विटर पर। वहाँ से मैं लौटा और इतना थ्रिल होकर लौटा कि कई दिन तक सोचता रहा कि ऐसे लोग क्यों मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, या क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या क्यों देख रहे हैं। सिर्फ एक बात है, उनकी आवाज, उनकी बात, उनकी तकलीफ या उनकी समस्या उस दौरान जो वो चाहते थे सुनी जाए, या जो किसान आंदोलन में थे उनके पक्ष में वो चाहते थे जो सुनूं और जानूं, उसके लिए कहीं स्पेस नहीं था। स्पेस किसके लिए था? हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के लिए, अगर नाम सही बोल रहा हूं तो, कि किसान हैं मरेंगे ही, जब इतने लोग बैठे हैं, इतने हजार लोग बैठे हैं तो 100 लोग मर गए तो क्या हुआ। किसानों की मौत पर, किसानों की मौत पर ऐसे ऐसे बयान उस दौर में आते रहे। तो इसलिए वो किसान सिर्फ ये सोचता था कि ये आदमी मेरी आवाज पहुंचा रहा है, या मैं जिनकी आवाज सुनना चाहता हूं वो आवाज इन तक पहुंचा रहा है। तो सही कहा रूपरेखा वर्मा ने, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बहुत ही बुनियादी रिपोर्टर का काम, जो शायद 56 साल आज मेरी उम्र है, रिटायरमेंट से 3-4 साल पहले अगर सरकारी फाइलों के हिसाब से देखें तो जज साहब लोगों का 65 साल है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस हिसाब से देखूं तो ये काम तो मुझे 30 साल पहले करना चाहिए था, या 30 साल, 25 साल, 26 साल के रिपोर्टर करते हैं। बहुत बेसिक काम, बार बार कहूंगा, कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे मैं इस अवार्ड का हकदार बन गया। बहुत बेसिक काम जो उनको लग रहा था कि कोई उनकी आवाज नहीं पहुंचा रहा। आवाज किसकी पहुंचा रहा है और क्यों ऐसी स्थिति है? खत्म करने से पहले शाहिद सिद्दीकी साहब ने भी कहा, दौर ऐसा है कि जो सत्ता में नहीं है उनसे सवाल पूछो, जो 8 साल पहले सत्ता में चले गए उनसे सवाल पूछो, जो 5 साल पहले सत्ता में चले गए उनसे सवाल पूछो। राहुल गांधी भारत यात्रा में अगर हैं तो घड़ी देख रहे भाई साहब, मैं खत्म ही कर रहा हूं। राहुल गांधी अगर भारत यात्रा में हैं तो एक कैमरामैन, जो प्लांटेड कैमरामैन होता है दिल्ली से, जिस चैनल की क्या भूमिका है कहने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। राहुल गांधी है यहां से 30 फीट 40 फीट दूर, उनके साथ कुछ लोग, वो हाई सिक्योरिटी में हैं, उनके साथ बैरिकेडिंग है, पुलिस वाले हैं, दर्जनों लोग जा नहीं सकते। आपको पता है कि उनके परिवार में 2 लोगों की हत्या हुई है। अब वहां से 40 फीट दूर एक रिपोर्टर, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, पूरा फोकस कैमरे वाले का उस रिपोर्टर पर है, रिपोर्टर का ऑडियो कैच हो रहा है और राहुल गांधी वहां, उन तक आवाज भी नहीं जा रही है। ऐसे कोई इंटरव्यू मांगता है क्या? भारत में नहीं, दुनिया में ऐसा इंटरव्यू करने वाला या इस तरह से विपक्ष के किसी नेता का पीछा करने वाला कोई रिपोर्टर आज तक नहीं होगा। पृथ्वी लोक का इकलौता रिपोर्टर मैंने उस दिन देखा, और वो रिपोर्टर कह रहा है या शाम को चैनल चला रहा है कि सवालों से बचकर भागे राहुल, सवालों से बचकर भागे। जिसको सवाल का जवाब इस देश में देना चाहिए, जो 8.25 साल से देश की सत्ता पर हैं,
जिनसे सवालों की बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। कुछ सवाल बता दिए प्रशांत कनौजिया ने, उनसे तो आप सवाल नहीं पूछते, काल्पनिक सवाल भी नहीं पूछते, दूर से भी नहीं पूछते, ट्विटर पर भी नहीं पूछते। एक और बात कह सकते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, मालिक का शिकंजा, संपादक का शिकंजा, नो होगा। ट्विटर पर जो चापलूसी करते हैं वो क्या मालिक ने कहा? ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को टैग करके जो चाटुकारिता के च्यवनप्राश की तरह रोज लिखते हैं, क्या मालिक और संपादक ने कहा? नो। तो इसलिए जो लोग नौकरी की का हवाला देते हैं वो आंशिक सच है। जो डिबेट में कोई एंकर जहर फैलाता है, बार बार किसी धर्म विशेष को टारगेट करता है, यहां तक कि दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद 50 ऐसे चैनल में काम करने वाले पत्रकार, उनकी क्या भूमिका थी मैंने देखी है ट्विटर पर। वो उनके हिसाब से दानिश भी देशद्रोही था, उसकी कुछ वजह है, नहीं जाना चाहता हूं। तो ये मत कहिए कि ऊपर से मजबूरी है, ये स्वतः आपने तय किया है कि आपको सत्ता की, सरकार की, सनातनी संस्था की, क्योंकि सनातनी हो गए। 2014 के पहले हम पत्रकार थे, पता नहीं कब चला कि ये सनातनी हो गए। भाई ऐसा क्या हो गया? चुनाव मोदी जी जीते, मोदीवादी हो गए, मान लें, ये सनातनी कैसे हो गए? त्रिपुंडधारी, ललाट में लगा, सब कहार बन गए मोदी सरकार की पालकी ढोने के। तो हम लोग तो आइसोलेशन में हैं। कई बार लगता है कि चलो इतनी बड़ी भीड़ में चंद लोग बच गए, लेकिन वहीं से चीजें बदलती हैं जब लगता है कि नहीं, जनता में ऐसे लोग हैं जो आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज उस तक पहुंचे और अगर बन पाए तो चलिए कुछ सार्थक है। किसान ट्रस्ट ने रिकॉग्नाइज किया, दौर जिहाद का है, जमीन जिहाद, अवार्ड जिहाद भी इसका कोई नाम दे सकता है शाम तक। अवार्ड जिहाद, जमीन जिहाद, लैंड जिहाद, पता नहीं कितने तरह के जिहाद, एक जिहाद का जिक्र कर रहे थे शाहिद साहब। ये दौर ऐसा है कि आप अगर अपनी आवाज ऐसी बुलंद रखें जो सत्ता को असहज करती हो, तो सत्ता में सिर्फ ये मत समझिए कि 333 सांसद मोदी जी के हैं, 1300 विधायक मोदी जी के हैं, कुल 400 सांसद हैं वैसे राज्यसभा मिलाकर, सिर्फ ये मत समझिए। उनके साथ वो सैकड़ों पत्रकार भी हैं और वो दर्जनों चैनल भी हैं जो आज की तारीख में मॉडिफाइड हो चुके हैं, और उनसे भी हमें जूझना है। उनकी नफरतों का शिकार बनते हुए अपने हौसले को बनाए भी रखना है और देखना है कि कब तक लड़ते हैं। और रूपरेखा वर्मा जी जा चुकी हैं। जब उनका एक वीडियो देखता हूं ट्विटर पर कि एक महिला अकेली एक पर्चा लेकर लखनऊ की सड़कों पर बांट रही है, तो बहुत हौसला मिलता है। मैं उनसे उम्र का अंदाजा ले रहा था, फिर लगा नहीं, इसका मतलब तो 17-18 साल तो अभी हम भी कुछ कर सकते हैं। और 17 कितने दिन तक ये सब चलेगा? कभी तो बदलेगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो इसलिए कतील सिपाही का एक शेर है, उससे मैं ख़त्म करता हूँ अपनी बात। और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वक्त चूँकि देर हो चुकी है, कि झूठ को लेकर है, कई बार मैं इसका जिक्र करता हूँ। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलें। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलें। न हो बला से खरीदार, आओ सच बोलें। तो सच अगर हम बोलते हैं तो उसके कुछ खतरे हैं, लेकिन उन खतरों को उठाते हुए कोशिश करूंगा। आखिर में दुष्यंत कुमार मेरे प्रिय शायर लेखक हैं, पश्चिम यूपी के रहे हैं, जो पश्चिम यूपी के लोग हैं वो जानते हैं। उनकी 2 लाइनें हैं। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यार। और वो रहनुमा अलग अलग शक्ल में, तस्वीरों में कल से आपको दिख रहे होंगे, हर ऐसे मौके पर दिखते हैं, ढोल नगाड़े, कपड़े, कोट, जैकेट और लाल आंख के साथ। नमस्कार।